स्वागत है आप सभी का एसएस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि पता होगा दोस्तों, अभी जो हमारे चैनल पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बीपीएससी जो टीआरई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसका ये सीरीज चल रहा है, जिसमें कि जो टीआरई 3 का जो क्वेश्चंस आंसर थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे टीआरई 3 के अंतर्गत में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया था आपका जनरल पेपर के अंतर्गत में या पीआरटी में, तो उस सब कुछ का मैं डिटेल में यहाँ पे सोल्यूशन ऑलरेडी करा दिया हूँ। अगर कि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइएगा चैनल पे, और चैनल पे जाने के बाद वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइएगा। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा इस वीडियो के बाद में, और वहाँ पे सारा का सारा टीआरई 3 के अंतर्गत में जो भी चीज़ें आई हुई थी क्वेश्चंस, बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं वहाँ पे आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज से क्लास में हम यहाँ पे जो स्टार्ट करने वाले हैं वो टीआरई 2 के बारे में स्टार्ट करने वाले। ठीक है, टीआरई 3 का सारा कंप्लीट हो गया था, तो ये वीडियो अब स्टार्ट होंगे टीआरई 2 का। जैसे ही टीआरई 2.0 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो पीआरटी का हो, 6 to 8 का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, एक बार ये खत्म हो जाएंगे, फिर टीआरई 1 का जो भी चीज़ थे मैं उसको वहाँ पे कवर कर लूँगा। ठीक है, तो बिना देर किए हम वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जनरल पेपर के अंतर्गत में आज पीआरटी का पेपर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पीआरटी में 120 क्वेश्चन जो है, 120 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे टीआरई 2 के पीआरटी के पेपर में आप अगर के एग्ज़ाम्स वगैरह दिए होंगे, या तो देख लीजिए यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चंस पूछा गया है, इसमें यहाँ पे आप लोग का मैथ के सवाल पूछा गया। इसमें देखिएगा सवाल पूछा गया था 1.3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा। एक बटा अगर के हम इसको तोड़ेंगे तो 16 और 3 19, 19 बटा ये 16 हो जाएगा, और उसका अंतर पूछ रहा है तो माइनस में, और उसको हम क्या करेंगे 16 बटा में ये 19। ये दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 304 इसका एलसीएम होगा, और अगर के हम यहाँ से 19 और 19 में गुना करेंगे तो कितना 361 माइनस में 256 ये होगा, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 105 बटा में कितना 304 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में सी देखिएगा तो ये दिया होगा, यहाँ पे ये आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल फिर मैथ से आपसे पूछा गया था कि ए बटा बी के पावर में x-1 था, और यहाँ पे दिया गया था b बटा में एक के पावर में x-3। तो अगर जैसे कि देखिएगा यहाँ पे दोनों भिन्न उल्टा है, तो उसको हम उल्टेंगे तो क्या होगा x-1 इज इक्वल टू ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3 और 1 4, तो 2 दूनी के 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आपको पता होगा अगर कि आप पीआरटी को पेपर्स देते होंगे तो आपका जो 120 नंबर जनरल स्टडीज़ के सवाल पूछे जाते हैं उसमें 25 से 30 क्वेश्चन जो रहते हैं मैथ और रीजनिंग से रहते हैं। ठीक है, तो पेपर में देखिएगा हम तो ये जो सारा सवाल रहते हैं वो मिक्स टाइप से दिए रहते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे टीआरई 2 में जो परीक्षा हुआ था उसमें आपका मैथ्स का ही यहाँ पे सवाल पूछा गया था। अब यहाँ पे देखिए एक दिया गया है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेव थे, वह 40% सेव बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेव है, उसके पास मूलतः कितने सेव थे। 40% उसके बचा हुआ है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि अभी भी उसके पास यहाँ पे 420 सेव बचा हुआ है। तो बेच कितना, मतलब बचा हुआ कितना है 60% यहाँ पे, बराबर में 420 ये हो जाएगा। अगर कि यहाँ पे देखिएगा तो 6 सत्ते में 42, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग सही करते चलिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, यानी कि अनुपात बोल रहा है कि दोनों बराबर है। तो देख लेते हैं किसका कंपैरिजन कर रहा है। तो 3/11 का 5/9 से, तो ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27। ठीक है, और यहाँ पे अनुपात में ही हो जाएगा कितना 11 5 55, यानी कि ये अनुपात में हमको चाहिए। तो वो पूछ रहा है एक भिन्न, यानी कि स्टार्टिंग का भिन्न हम मान लेते हैं कि कुछ भी होगा यहाँ पे, और जो अगला भिन्न यहाँ पे दिया गया है 1/27 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमको 27 चाहिए, तो यहाँ पे 27 जाने के लिए यहाँ से जाएगा, यानी कि जो अगला हमारा होगा जो भिन्न होगा 1/55 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा दिया गया है कि एक साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है। तो एक आदमी की जो आमदनी है वार्षिक है 1250 रुपये बढ़ जाती है। देखिएगा 10% से बढ़कर यहाँ पे 12.5% हो गया है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत यहाँ पे मूलतः बढ़ा है तो 2.5% बढ़ा है, वही 2.5% का वैल्यू देखिएगा आपका 1250 रुपये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं, यहाँ से 10 हो जाएगा और 25 बच्चे में 2500 500 ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर के 100% का वैल्यू हम लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 50,000 रुपया, हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे देखिएगा कि आपका दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे फिर से मैथ के सवाल में यहाँ पे दिया गया है, क्या पूछ रहा है कि एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग की
परिधि के बराबर है, यानी कि वृत्त की परिधि पहले देख लेते हैं, यानी कि 2πr बराबर यहाँ पे दिया गया है। वर्ग की परिधि, परिधि मतलब परिमाप, यानी कि 4a के बराबर में दिया गया, यानी कि 2 से यहाँ पे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे r/a का वैल्यू देखिएगा 2 बटा में ये पाई हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा आपको पता होगा πr², तो यहाँ पे हम पाई लिख देंगे और r के वैल्यू को देखिएगा 2 दूनी के 4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और अनुपात में कर देंगे, और जो यहाँ पे पूछ रहा है उनके क्षेत्रफल, यहाँ पे वर्ग दिया गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका भुजा स्क्वायर होता है, तो वर्ग का भुजा यहाँ पे पाई आ रहा है, तो इसको हम पाई गुना में पाई लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 1 से पाई कट जाएगा, फिर अगला जो स्टेप होगा पाई का वैल्यू मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 यहाँ पे कर देंगे, फिर 2 से कटेंगे, 2 दूनी के 4, 2 से 11 दूनी के 22, तो यहाँ पे जो राइट हमारा आंसर आ जाएगा 7 दूनी के 14 अनुपात 11। ऑप्शन नंबर सी में ये करेक्ट आंसर होगा, आप लोग इसको सही करते चलिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि एक घन का आयतन कितना है जिसका विकर्ण 4√3 है। ठीक है, तो पहले तो याद रखिएगा जो घन का विकर्ण होता है a√3 होता है। ठीक है, भुजा √3 जिसको बोल सकते हैं, और इसी का वैल्यू दिया गया है 4√3 में यहाँ पे वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो उसका साइड यानी कि भुजा कितना है 4, यहाँ पे भुजा है, और पूछ रहा है कि इसका क्षेत्र आयतन कितना है, तो आयतन कितना होता है एक क्यू होता है, 4 के क्यू कितना 4 चौके 16 चौके 64, यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगे सवाल बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जितने भी लोग आगामी जो TRE 4 का एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, अगर कि आप उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि बिना NCERT और बिना SCERT पढ़े यहाँ पे परीक्षा पास करना एक तरह से नामुमकिन ही है। ठीक है, तो उसी चीज़ को आसान बनाने के लिए मैंने आपके बिहाफ पे सारा SCERT और NCERT पढ़कर उसमें जो भी बुलेट्स पॉइंट थे वो सबका एक जगह नोट्स बना दिए गए हैं। ठीक है, इस नोट्स में अगर के देखिएगा, अगर के आप NCERT पढ़ते हैं, जो उसका बुलेट पॉइंट यानी कि जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह दिए रहते हैं, तो जो भी कुछ वहाँ पे हमको लगा था कि जो इंपॉर्टेंट रह सकता है आपका परीक्षा के लिए, उसको एक PDF के तौर पे हम तैयार कर दिए गए हैं। ठीक है, उसी तरह करके देखिएगा NCERT क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का सारा नोट्स और SCERT क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का सारा नोट्स हम आपको BPSC के सिलेक्शन किट में इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, जो ये BPSC सिलेक्शन किट होता है मित्रों, वो कंप्लीट आपका नोट्स होता है, जिसको पढ़कर आप बिना कोई महंगा कोचिंग संस्थान में जाए हुए आप इसको सेल्फ स्टडी करके 100% मैं बता सकता हूं, अगर कि आप बेहतरीन तरीक़ा से इसको पढ़ लीजिएगा तो आप न केवल परीक्षा को पास कर पाइएगा, बल्कि वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन मार्क्स से उसको करेक्ट कर पाइएगा। ठीक है, जैसे कि अगर के पता होगा कि जो आपका TRE के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी सवाल पूछे जाते हैं और BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सवाल पूछे जाते हैं। तो जो भी आपका TRE 4 के लिए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है BPSC के सिलेक्शन किट में यहाँ पे इंक्लूड रहते हैं। ये सिलेक्शन किट आपका PRT, जूनियर, TGT, PGT और जनरल पेपर सब में ये काम आएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैंने इसको डिज़ाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए होगा सिलेक्शन किट मात्र अभी अगर के लीजिएगा तो 599 में आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसको लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में SS क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन दिया होगा, आप वहां से जाकर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जाइएगा तो पैड कोर्स में BPSC का सिलेक्शन किट TRE 4 लिखा होगा, जाकर वहां से इनरोल हो सकते हैं। या अधिक जानकारी के लिए जो यहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर हम आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कुछ भी क्यूरी है तो मैं वहाँ पर आपको जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास के ऊपर में चलते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा आपसे एक सवाल पूछ रहा है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि x³ + 1 माइनस में x - 1 के गुणनखंडों में से एक है, यहाँ पे दिया गया है। तो पहले इसका गुणनखंड करके देख लेते हैं। अगर कि हम इसको तोड़ते हैं तो x³ + में 1 माइनस x प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं x³ माइनस में x प्लस में 2, यहाँ पे ये हमारा फाइनल आउटपुट होगा। अगर कि यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में जो दिया गया है x² + 1 ये तो नहीं हो सकता है, x² - 1 ये भी नहीं हो सकता है, x - 1 ये भी नहीं हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यहाँ पे आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है x² - 4 = 0 का मूल्य क्या है। आपको पता होगा अगर वहाँ पे 0 के साइड में जाएगा ये, तो x² बराबर ये 4 हो जाएगा और x का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ से प्लस माइनस में 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक आपका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा
आपसे एक मतलब समीकरण दिया गया है, उसको हल करना है। यहाँ पे दिया गया है कि 3x प्लस में y बराबर जो दिया गया है 5 दिया गया है, और x माइनस वाई का जो वैल्यू दिया गया है वो 3 दिया गया है। तो यहाँ से देखिएगा तो ये आपका y कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर में 5 और 3 8, तो 4 बराबर 4 दूनी के 8, x बराबर यहाँ पे देखिएगा तो 2 हो जाएगा। अगर कि यहाँ पे x के जगह पे यहाँ पे 2 वैल्यू रखिएगा तो यहाँ पे 2 माइनस में y बराबर ये 3 हो जाएगा, और y बराबर देखिएगा तो -1 ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर के ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में ये चीज़ दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसको आप ऑप्शन देकर एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर कि आप एक देखिएगा तो आपको 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में लास्ट जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 आएगा, तो ये तो हो सकता है। ठीक है, अगला जो 5 है, यानी कि 5 के स्क्वायर जब भी कीजिएगा, जैसे कि 5 के स्क्वायर हो गया, 15 के स्क्वायर हो गया, 25 के स्क्वायर हो गया, तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा यहाँ पे पहला डिजिट 5 तो आएगा। अब देखिए 7 यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 7 ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है ना जिसका वर्ग करने के बाद उसका जो पहला अंक है यानी यूनिट डिजिट है 7 है, तो आप इसको देख कर ही यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे दिया गया है, आपको दिया गया है कि 1.5, इसको अगर और बढ़िया से लिखते हैं तो 1.5 बटा में 0.04 बराबर में y बटा में x, ये वैल्यू दिया गया है और आपको इसका मान पूछ रहा है। एक बार घटाना है और एक बार जोड़ना है। अगर कि हम इसको पहले देख लेते हैं, 1.5 जीरो कर देंगे और 0.04 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये घटाने के बाद 1.46 ये आ जाएगा, यानी घटाने के बाद, यानी कि 1.46 बटा में अगर के जोड़ेंगे तो 1.54 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ से कट जाएगा, अगर कि इसको हम 2 से कटाते हैं तो ये जाएगा 73 बार में, और ये जो जाएगा यहाँ से 77 बार में जाएगा, यानी कि 73 बटा में 77 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, जो कि दिया गया है आपका। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है मित्रों, जैसे ही आइएगा आपसे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का सवाल दिया गया है। अगर ऊपर में देखते हैं 1, 2 और 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है, और नीचे में भी 3 अंक के बाद, तो यहाँ से ये सब दशमलव खत्म हो जाएंगे। ये 7 से जाएगा, 7 छक 42 में, और फिर ये जाएगा कितना बार में 34, 4 चौके 16, यहाँ पे 2 से कटाते हैं, 2 से 17 बार में, 2 दहिया में 2 दहिया में 10 और 2 दूने के 4, 102 और 17 छक यहाँ पे दिलोतर से 66, 36 रूट अंडर में ये 36 आएगा, तो यहाँ पे जो बाहर में आउटपुट आएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर में सी यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा 44 नंबर सवाल दे रहा है। 44 नंबर सवाल दे रहा है कि y का x% 100 है, यानी कि y का जो है x% यहाँ पे दिया गया है 100 दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पूछ रहा है z का y% भी यहाँ पे दिया गया है, z का y% कितना दिया गया है, ये 200 दिया गया है। तो x और z के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए, यानी कि x और z के बीच में, इसके बीच में पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे y के जगह पे इसका वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, z गुना में अगर y के वैल्यू रखेंगे तो 100 बटा में ये यहाँ पे जाएगा तो x हो जाएगा, 100 बटा में x 100 बटा में x हो जाएगा, और गुना में ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये प्रतिशत यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी यहाँ पे प्रतिशत आएगा, बराबर में कितना 200 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, 0 0 ये जाएगा, z के वैल्यू जी आ जाएगा 2x वैल्यू आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर में अगर के यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में ये चीज़ दिया गया है आपका। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल आपसे पूछा गया था, गणित के सवाल पूछा गया था कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालें। सबसे पहले याद रखिएगा जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3 बटा में 2 गुना में भुजा होता है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया, 10 दिया गया है। अगर के ए बराबर हम देखेंगे 10 दूना के 20 बटा में √3 दिया गया है, और क्षेत्रफल अगर के आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज के तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा के जगह पर हम मान रख देंगे 20 बटा में √3 गुना में 20 बटा में √3 ये वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से √3 चल जाएगा, 4 बच्चे 20 हो जाएगा, 5 बच्चे 20 बच्चे में 100 बटा में √3, यहाँ पे ये उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। ठीक है, अब सवाल देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन 46 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में ही एक पद है। याद रखिएगा एक पद और बहुपद
ये जो होते हैं ना, ये पद के रूप में दिया गया, वही द्विघात और त्रिघात दिया रहता है। तो यहाँ पे ये जो है ये द्विघात है, लेकिन पद में देखिएगा तो ये एक पद है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, आगे सवाल अब यहाँ से आपका जीके जीएस का सवाल स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं क्या सवाल आपसे पूछ रहा है 47 नंबर की क्वेश्चन की धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो जो अगर के एनसीईआरटी क्लास 10 में पढ़िएगा तो जो आपका मेटल और नॉन मेटल चैप्टर है उसी में से ये सवाल एकदम हूबहू कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो याद रखिएगा उसमें जो किया जाता है कोक का प्रयोग किया जाता है। कोक में जो 98% होता है दोस्तों वो कार्बन होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला सवाल 48 नंबर क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंग कौन सा है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा अपरिवर्तित रहता है, ज़्यादा उसमें विचलन नहीं होता है, तो वो जो रंग होता है बैंगनी रंग होता है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, अगर के आगे में देखिएगा तो दिया गया है यहाँ पे कि किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। तो जो वो समानुपाती होता है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, और जो व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध दोस्तों उसको भी याद रखिएगा, वो होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का होता है। जैसे कि पता होगा रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, एल बटा में ए ओम होता है यहाँ पे, यानी कि ये जो होता है वो क्षेत्रफल होता है और ये जो होता है वो तार का लंबाई होता है। तो इसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो लंबाई का होता है, और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का होता है। आप दोनों चीज इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा 50 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है। आपको पता होगा जो माचिस का ऊपर का जो उस पर फॉस्फोरस लगा रहता है वो लाल फॉस्फोरस होता है, यानी कि फॉस्फोरस केवल दिया गया है, तो यहाँ पर वो भी चल सकता है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में। 51 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, ये भी सवाल देखिए ना, आपको क्लास 10th से पूछा गया है एनसीईआरटी बुक से ये सवाल कि एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त होता है। तो आपको जब पढ़िएगा वहाँ पे दिया गया है कि जो एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है वो एल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। जो एथेनॉल का सूत्र होता है याद रखिएगा C2H5OH, यहाँ पे ये चीज़ होता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। तो जो ईंधन होता है उसको कैलोरी मान में किया जाता है, उष्मा को भी कैलोरी में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत सारे परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जा चुका है। 53 नंबर सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि खाने के डिब्बों पर जास्ता के बजाय टीन का परत चढ़ी होती है, क्यों? क्योंकि ये होता है ना कि टीन की तुलना में जास्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए ये होता है ऑप्शन नंबर सी। ये भी आपको अगर क्लास 10 में पढ़िएगा एनसीईआरटी में तो हूबहू डिट्टो सेम लाइन वहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भी हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी, बस उसको आप रट्टा मार जाइए, अगर समझ में ना भी आए ना तो बस उसको रट्टा मार जाइए, इतना में आपका एग्जाम पास हो जाएगा, हमको गारंटी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। अब सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा कि पारंपरिक सिंचाई पद्धति क्या होगा। आप पुराने ज़माने में देखते होंगे कि जो पहले सिंचाई होता था वो कुआं से पानी निकाल कर यहाँ पे, मतलब जैसे कि अगर देखे होंगे कि जो कुआं होता था उससे हाथ से लोग यहाँ पे पानी निकाल कर सिंचाई करते थे, तो वही तरीका को परंपरागत यहाँ पे यानी कि पारंपरिक सिंचाई बोलते हैं। वहाँ पे आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जो खंदक प्रणाली दिखिएगा ना, तो ये आपका पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है। चेन पंप प्रणाली भी जो है ये पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है, लेकिन जो ये ड्रिप प्रणाली है ना ये आधुनिक प्रणाली है। अगर के आप राजस्थान साइड से अगर के होंगे या हरियाणा साइड से, वहाँ पे ये ज़्यादा प्रचलित है ड्रिप प्रणाली। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी जो है ये पारंपरिक सिंचाई प्रणाली नहीं है, ये आधुनिक सिंचाई प्रणाली है। आप इसको भी अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या सवाल यहाँ पे पूछ रहा है कि मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा जो पुरुष में टोटल क्रोमोसोमों की संख्या होती है वो 23 जोड़ा होता है। ठीक है, कितना होता है? 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा में से ये जो गुर्दा में होता है ना वो एक जोड़ा उसमें पाया जाता है। एक जोड़ा यानी कि 2 गो, एक जोड़ा क्या कह सकते हैं यहाँ पे दो हो सकते हैं। तो जो शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं ना वो गुर्दे में पाए जाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी सवाल पूछा गया था आपसे कि मानव कान का श्रवण प्रास क्या है। तो जो मानव सुन सकता है जिसको श्रव्य ध्वनि भी बोलते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। ठीक है,
बाकी जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के ध्वनि होते हैं उसको पराश्रव्य ध्वनि बोला जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन जैसे ही आइएगा, इसमें पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होता है। तो जो उच्चतम ऊर्जा होता है आप लोग याद रखिएगा वो नीला प्रकाश में होता है। ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका सवाल पूछा गया है। अगर कि आप लोग घटना चक्र बहुत ही बेहतरीन तरीके से किए होंगे, या जो मैं TRE 2 के अंतर्गत में पढ़ाया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी से सवाल ये पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है वो नीला प्रकाश का होता है। इसका जो रेंज होता है 150 nm से लेकर 420 nm के बीच में ये होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो पेंसिल लेड में प्रयोग होता है, जैसे कि नटराज का पेंसिल देखते होंगे, तो उसमें यहाँ पे ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ग्रेफाइट का और जगह यहाँ पे प्रयोग होता है, याद रखिएगा। कभी कभी इसका पेंट में भी यूज होता है और स्नेहक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, सवाल कभी कभी आपसे पूछ सकता है इस बारे में भी। ठीक है, यहाँ पे अब 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण आपतित होती है और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। जब ये 30 डिग्री का यहाँ पे आपतित हो रहा है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल भी एनसीईआरटी क्लास 10 से सवाल पूछा गया है कि आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाता है। तो उसको हम बोलते हैं क्रमाकुंचन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 61 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। तो ये जो रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं ये पोन्स हो गए, मेंडुला हो गए और सेरिबेलम जो हो गए मस्तिष्क का भाग, ये सब जो है यहाँ पे रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन मित्रों आपसे सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। फिसलन घर्षण जो है यहाँ पे, इसमें भी घर्षण होता है, तो यहाँ पे कम घर्षण की बात बोल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका रोलिक घर्षण यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये जो घर्षण पढ़िएगा ना, एससीईआरटी का जब बुक पढ़िएगा ना, तो ये क्लास 6 में ही दिया गया है आपका। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। अब देखिए यहाँ से करंट अफेयर के सवाल आपसे पूछा गया था, भर भर के करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको करंट अफेयर तो मस्ट है, पढ़ना ही पढ़ना है। सवाल जो आपसे पूछा गया था ये सवाल लेटेस्ट है, ये सब क्वेश्चंस, इसीलिए मैं करंट अफेयर भी आपको बता दूंगा, क्योंकि हो सकता है आगामी परीक्षा में भी यही सब करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, जो सवाल आपसे पूछा गया था नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो जो नाबार्ड के यहाँ पे अध्यक्ष थे ना, आपको याद रखिएगा वो साजी केवी थे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी। अब सवाल ये भी पूछा जाता है कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, तो 1982 ईस्वी में नाबार्ड का स्थापना हुआ था और ये एक कृषि बैंक है, आप इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि 64 नंबर की ONGC के अध्यक्ष कौन है, तो जो ONGC के अध्यक्ष है अरुण कुमार सिंह है, याद रखिएगा। कौन? अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह जो है यहाँ पे ONGC के अध्यक्ष हैं। ONGC के कभी कभी पूछ लेता है कि स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा 1956 में ONGC की स्थापना हुआ था। अगर ऑप्शन में देखिएगा नहीं दिया गया तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी के बारे में तो आप लोग हमेशा इंस्टाग्राम पर देखते रहे होंगे, इटली की ये प्रधानमंत्री है, तो याद रखिएगा जॉर्जिया मेलोनी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इटली का जो राजधानी है रोम, आपको ये भी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 5वीं बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है। तो 2022 में जो बाघों की संख्या है 3167 वहाँ पे संख्या थी। अभी वर्तमान 2024 के अनुसार कितना है, अगर किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था कि जो विपजोय वहाँ पे जो चक्रवात आया था वो किस टाइप का चक्रवात था, तो वो जो चक्रवात था उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना का नाम क्या है। पहले जो स्टार्टिंग जो ये योजना हुआ था मध्याह्न भोजन योजना, तो उसका तो यही नाम था मध्याह्न भोजन योजना, लेकिन याद रखिएगा इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया और वर्तमान में इसका जो नाम है PM पोषण योजना नाम से अब ये संचालित होगा। ठीक है, इसका जो शुरुआत किया गया था, बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि मध्याह्न भोजन योजना का शुरुआत कब किया गया था। याद रखिएगा ये जो किया गया था 15 अगस्त
1995 से इसको ये शुरुआत किया गया था, तो आप लोग इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 69 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 69 नंबर क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछा गया था कि थावे महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था। अगर कि आप बिहार के गोपालगंज से बिलोंग करते हैं या कोई वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोग जरूर बताइएगा। थावे महोत्सव यहाँ पे गोपालगंज में लगा हुआ था 2023 के अंतर्गत में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा तो कहीं भी नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, पूरी में से कोई नहीं, ठीक है। ये सब बहुत ही फेमस सवाल था, और जब मैं वहाँ पे करंट अफेयर का टॉप 500 में करंट अफेयर का जब PDF प्रोवाइड किया था, तो इसमें से मैक्सिमम सवाल वहाँ पे मैंने दिए हुए थे, और बहुत सारे लोग का वहाँ पे हूबहू सवाल लड़ा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 70 नंबर सवाल पूछ रहा है कि बिहार सरकार का स्टेट आइकन कौन है। तो जो बिहार सरकार का स्टेट आइकन है वो मैथिली ठाकुर है। मैथिली ठाकुर के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये एक लोक गायिका है, ठीक है, लोक गायिका, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पर रहने देते हैं। 70 क्वेश्चन से जो 31 से 70 यानी कि जो 40 हम MCQs किए ये इनफ है, क्योंकि अगर कि 120 में 120 कराने लगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ये लंबा वीडियोस हो जाएगा, जो आपको देखने में प्रॉब्लम्स होगा। तो कल का जो सेशन होगा ये मैं आगे का जो 40 क्वेश्चन होगा हम उसको आपको कराएंगे। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।